एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, मैंने चैनल पे ऑलरेडी जो कंटेंट अपलोड करा था वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए अपलोड करा था, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं लिखा, इसलिए आप लोगों ने देखा नहीं है। तो मैं उन्हीं सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में आपको दे रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। और इनके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका वीडियो देखो यार, मैं अभी बना रही हूँ, तो वो वीडियो शायद आपको शाम तक मिल जाएगा 4 बजे के आसपास, ठीक है। तब तक के लिए ये वाला वीडियो पूरा देख लो और अच्छे से देखना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। और एक दो बार वीडियो को आप स्टार्ट करके फिर से देख लेना, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 बार वीडियो को देख लेना, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद शाम को जब वीडियो आएगा, एक वीडियो वो देख लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होना चाहिए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज जो होती हैं आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं वो तो पता है, ठीक है। जब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसमें से कोई भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती, अपना काम नहीं करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से या तो डायरेक्टली मना कर देती है या किसी वजह से अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाती है, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाती है, तब हम उसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब जिन भी पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनमें से कोई सी भी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए मना कर देती है, अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाती है, उसे ही हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो, जो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती है जो पार्टी, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्टिंग पार्टी। और जिस पार्टी के लिए ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया गया है, मतलब जिस पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन तो मतलब पूरी कर ली थी या करने वाले थे, जिस पार्टी ने देखो ऑब्लिगेशन ब्रेक कर दी, अपनी नहीं पूरा करा, वो तो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है। और जिसके लिए करी है वो हमारी हो जाएगी एग्रीव्ड पार्टी। ये एग्रीव्ड पार्टी टर्म आपको पूरी यूनिट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी पे कुछ इसके राइट्स होते हैं एग्रीव्ड पार्टी के, कि देखो, जब सामने वाले बंदे ने अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं करा, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करा, तो जिससे उसने प्रॉमिस करा था उसके कुछ राइट्स होते हैं, और जिससे उसने प्रॉमिस करा था उसको हम एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। तो एक एग्रीव्ड पार्टी के क्या राइट्स होते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वो देखते हैं, ठीक है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, सबसे पहला जो आपका रेमेडी है वो तो यही है, रेसिजन या फिर कैंसिलेशन भी बोलते हैं इसको। जिसमें देखो, जब डिफ़ॉल्टिंग पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करा है तो यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट आ जाता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करे अपनी तरफ से भी। उस ऐसा मान लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब यहीं पे टर्मिनेट हो चुका है और जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपनी ऑब्लिगेशन से पीछे हट सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला राइट आपका ये आता है। सेकेंड आता है सूट फॉर डैमेजेस। अगर देखो, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से एग्रीव्ड पार्टी को कोई भी लॉस होता है, कोई भी उसको डैमेजेस होते हैं, तो उन डैमेजेस को क्लेम करने के लिए वो जो एग्रीव्ड पार्टी है डिफ़ॉल्टिंग पार्टी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है आपका जो है सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे में उतना वो नहीं होता है, वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें मनी से मतलब नहीं है, हमें मतलब पैसे नहीं चाहिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया तो उसके बदले में हमें कंपनसेट करो। वो कहते हैं हमारा आपसे जो भी आपने हमसे प्रॉमिस करा था उस प्रॉमिस को आप परफॉर्म करो, उसको पूरा करो, जो भी आपकी ऑब्लिगेशन बनती थी आप उस ऑब्लिगेशन को पूरा करो, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करता है कि हाँ, जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है उसको उसका काम पूरा करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस उसको देनी पड़ेगी, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी। जब कोर्ट ये ऑर्डर पास कर देता है तो इसे हम बोलते हैं स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी कई बार पॉइंट आ जाता है एग्जाम में कि स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो देखो, वो यही होता है कि जब जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो कंपनसेशन ना लेके बदले में कहती है कि आपका जो भी काम था आप उसे ही पूरा करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सूट फॉर इंजंक्शन। इसमें देखो क्या होता है कि आप ना किसी पार्टी को कोई काम करने से रोक देते हो, जैसे कि आपकी जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी थी उसको आप कोई काम करने से रोकते हो, उसको हम बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। इसमें देखो एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, और आपने उसको बोला कि आप 1 साल तक मेरे लिए काम करोगे, और उस बंदे ने एग्री कर दिया कि हाँ भाई, मैं 1 साल तक तुम्हारे लिए काम करूँगा और उस 1 साल के बीच में मैं किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप दोनों ने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भाई, वो 1 साल तक आपके लिए काम करेगा और उसके अलावा वो किसी और के लिए उस 1 साल के बीच में काम नहीं करेगा। लेकिन वो बंदा क्या करता है ना, वो जाके किसी तीसरे के साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि हाँ, मैं आपके साथ भी काम करूँगा। तो आप वहाँ पे
उस बंदे को रोक सकते हो किसी और के साथ काम करने के लिए। आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो, आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है, कि वो बंदा किसी और के साथ उस 1 साल के अंदर काम ना करे। तो इसी को हम बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन, जहाँ पे आप किसी को भी किसी काम को करने से रोकते हो, नेगेटिव ऑर्डर जब लाते हो आप किसी के अगेंस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सूट फॉर इंजंक्शन। अब नेक्स्ट आता है आपका सूट फॉर क्वांटम मैरिट। इसमें देखो क्या होता है, जब पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता है कि कल को अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वजह से टूटता है या हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसके बदले में हम सामने वाली पार्टी को क्या कंपनसेशन देंगे। उन्होंने देखो या तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, काफ़ी भरोसा हो एक दूसरे पे, या कुछ भी उनके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से उन्होंने पहले डिसाइड नहीं करा था कि हाँ अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हम एक दूसरे को क्या कंपनसेशन देंगे। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ना कोर्ट डिसाइड करता है कि किसको कंपनसेशन मिलना है और कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। और वो कंपनसेशन का अमाउंट जो होगा वो देखो केस की कॉम्प्लिकेशंस पे डिपेंड करता है। उस टाइम पे केस की जो भी नीड्स रहती हैं, कैसा उस टाइम पे जो केस चल रहा होता है, ठीक है, उस हिसाब से कोर्ट अपनी तरफ से अमाउंट डिसाइड करता है और उसी वही कंपनसेशन दिया जाता है एग्रीव्ड पार्टी को, ठीक है। तो ये होता है हमारा सूट अपॉन क्वांटम मैरिट का। अब नेक्स्ट आपका जो इस यूनिट से क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है देखो, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो 2 पार्टीज़ होती हैं या 2 से ज़्यादा कितनी भी पार्टीज़ हो, ठीक है, वो आपस में उन्होंने खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो वैलिड एसेंशियल्स होने चाहिए वो पूरे नहीं होते। और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखो वैलिड होने के लिए उसके काफ़ी सारे एसेंशियल्स होते हैं। आपको पता है फ्री कंसेंट होनी चाहिए सारी पार्टीज़ की, सारी पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कंसिड्रेशन होना चाहिए उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ना स्टार्टिंग से एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है, उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एट द मोमेंट हो जाता है, किसी रीज़न से बाद में चल के ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसको हम देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसको देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि सपोज़ करो कोई पर्सन है, वो जा रहा है कहीं, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे कोई दूसरा बंदा आके उसको हॉस्पिटल ले जाता है, वो देख लेता है उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो हॉस्पिटल ले जाता है और इमरजेंसी में हॉस्पिटल के जो भी चार्जेस होते हैं वो पर्सन अपनी जेब से पे कर देता है, ठीक है। तो बाद में जब जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो पर्सन जब ठीक होता है, जब भी होश में आता है, तो ये उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके ऊपर जो भी हॉस्पिटल का खर्चा आया है, जिस पर्सन ने उसके बदले का बिल पे करा है, वो उसको उसके पैसे दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। स्टार्टिंग से उनका देखो कोई भी इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग फिर उस टाइप से वो देखो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो जो एक्सीडेंट वाला पर्सन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पेमेंट देगा उस बंदे को, ठीक है, क्योंकि उसने उसके बदले हॉस्पिटल का चार्ज पे करा है। तो इसे ही हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कई टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। ये देखो सेक्शन 69 में आता है आपका। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी बंदे को कोई नेसेसरीज सप्लाई कर रहे हो और वो इंसान कौन है, इनकैपेबल हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। और इनकैपेबल कौन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, कोई भी अनसाउंड माइंड का पर्सन, या फिर माइनर हो गया, या फिर जो इंसेन होता है पर्सन वो, ठीक है, जिसको लॉफुली मतलब परमिशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, वो हमारा इनकेपेबल पर्सन होता है। अगर आप उसे कोई भी नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो कभी भी लायबल नहीं रहेगा आपको पेमेंट देने के लिए। आपको उस नेसेसिटीज़ के बदले जो भी पेमेंट लेनी है आप उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हो, ठीक है, लेकिन वो बंदा पर्सनली लायबल नहीं होएगा खुद, मतलब क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना उसके लिए। अगर वो अनसाउंड माइंड का है, सपोज करो कोई माइनर के साथ आपने डील कर ली, किसी माइनर को कोई नेसेसरीज प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो माइनर कभी भी लायबल नहीं होएगा आपको वो अमाउंट पे करने के लिए, आप उसकी प्रॉपर्टी से वो अमाउंट क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय अनदर। इसमें देखो क्या होता है कि पेमेंट तो किसी और को करनी थी, लेकिन उसके बदले की पेमेंट किसी और ने कर दी है। तो यहाँ पे सपोज करो ए है, ए का कोई पार्सल आना था घर पे, ठीक है, ए और बी रूम पार्टनर्स हैं, तो ए बाहर चला गया और जब बी उस टाइम घर पे था तो उस टाइम पे पार्सल आया, तो ए ने बोला कि तुम मेरे पार्सल अभी रिसीव कर लो, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है
वो पार्सल रिसीव करके उसको पेमेंट दे देता है। तो यहाँ पे देखो ए की जिम्मेदारी बनती है कि वो बी को उसके बदले के पैसे दे, क्योंकि यहाँ पे बी की जिम्मेदारी नहीं थी कभी भी पेमेंट करने की, क्योंकि पार्सल तो ए का था ना। तो यहाँ पे देखो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑब्लिगेशंस टू पे फॉर नॉन ग्रेट्यूशियस एक्ट्स, सेक्शन 70 के अंडर आता है ये। देखो इसमें क्या होता है, एक पर्सन ना दूसरे पर्सन के लिए कोई काम कर रहा होता है या उसको कोई भी गुड्स डिलीवर करता है या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो ये काम फ्री में नहीं कर रहा होता है, ठीक है, उसको बदले में कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा बंदा आता है जिसके लिए वो काम कर रहा है या उसको कोई भी गुड्स दे रहा है या फिर उसको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस दूसरे बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसे उसके बदले में पेमेंट करे या फिर कंसिडरेशन दे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा बंदा है, यहाँ पे एक कंडीशन ज़रूरी होनी चाहिए कि देखो, एक तो जो बंदा काम कर रहा है वो फ्री में काम ना कर रहा हो, वो पैसे लेने की इंटेंशन से काम कर रहा हो, और जो दूसरा बंदा है उसको उसके काम करने से प्रॉफिट हो रहा हो। सपोज़ ए बी के लिए उसकी कार साफ़ करता है, ठीक है, तो ए जो है वो उसको पता है कि मैं फ्री में साफ़ नहीं कर रहा हूँ, वो उसको जानता है वो, ठीक है, वो उसको लगता है कि मुझे बदले में पेमेंट मिलेगी, मैं बदले में पेमेंट लूँगा। और यहाँ पे बी है, देखो बी का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ए उसकी कार साफ़ कर रहा है, तो बी का तो प्रॉफिट है ना। तो यहाँ पे बी की जिम्मेदारी बनती है कि वो ए को पेमेंट करे। तो ये हमारा होता है ऑब्लिगेशंस टू पे फॉर नॉन ग्रेट्यूशियस एक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। इसमें देखो क्या होता है, जब आप कहीं पे भी जाते हो आपको कोई भी सामान गिरा पड़ा मिलता है, ठीक है, आप वहाँ से उठा लेते हो, तो वो गुड्स आपके नहीं होते हैं, आप उसकी ओनरशिप आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे कुछ भी गिरा हुआ मिला आपने उठा के रख लिया और मान लिया कि भाई ये तो मेरा सामान है। अब ऐसा नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जिसका भी सामान है आप उसे ढूंढ के उसे वो गुड्स दो, ठीक है। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। और देखो अगर बहुत आप ट्राई करते हो उस बंदे को ढूंढने की जिसका वो सामान है, आपको नहीं मिलता है, बिल्कुल किसी भी चांस पे वो कहीं से भी नहीं मिल रहा होता है, तभी आप उस गुड्स को रख सकते हो। अदरवाइज़ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको उस गुड्स को जिसके जो भी उसका ओनर है उसको दोगे वापस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन। इसमें देखो क्या होता है, बाय चांस आपने किसी को कोई सामान दे दिया गलती से, ठीक है, गलती से या कोएर्शन से। कोएर्शन का मतलब होता है कि दबाव में आकर किसी ने आपको डराया धमकाया हो। तो आपने किसी को कोई सामान दिया है या फिर कोई भी सम ऑफ अमाउंट पे करा है गलती से या कोएर्शन में, ठीक है, किसी ने आपको डराया धमकाया या फिर आपने गलती से उसको दे दिया, आपको उसको नहीं देने थे, ठीक है। तो वहाँ पे जिसको भी आपने वो पे करा है अमाउंट या फिर जिसको भी कोई भी चीज़ डिलीवर करी है, यहाँ पे उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको वो पैसे वापस करे या तो वो सामान वापस करे, ठीक है। तो ये होता है हमारा लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन, ठीक है। ये आता है आपका सेक्शन 72 के अंदर। तो आपके जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन पे आपके किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो देखो इसमें आपके 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, सेकेंड टाइप के जो होते हैं आपके वो होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट्स की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको सामने वाली पार्टी को या तो क्लियरली बोल के बता दिया जा चुका होता है, ठीक है, या फिर आप रिटर्न में बता देते हो सामने वाली पार्टी को जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक पर्सन है हमारे पास ए, एक पर्सन है बी, ठीक है। तो ए बोलता है बी को कि आप मेरी बाइक 50,000 रुपये में ख़रीद लो, ठीक है, आप मेरी बाइक ले लो, बदले में मेरे को 50,000 रुपये दे दो, और ये उसको एक रिटर्न पेपर पे लिख के दे देता है, ठीक है। फिर बी बोलता है कि ठीक है, वो मतलब उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वो भी रिटर्न में लिख के ए को दे देता है कि हाँ मैं आपकी बाइक ले लूँगा, बदले में आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। तो देखो यहाँ पे एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि हाँ बाइक दूंगा और बदले में इतने पैसे लूँगा, वो क्लियरली बता दिया गया है दोनों पार्टीज़ की तरफ से लिख के, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली बोल के या तो लिख के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देते हो नेक्स्ट पार्टी को, ठीक है।
अब आता है आपका सेकंड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, क्रिएशन के बेसिस पे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट ना बोल के क्रिएट करते हो, ठीक है, ना आप उसकी जो भी कंडीशंस होती है ना लिख के बताते हो, ठीक है, वो आपके कुछ एक्शंस की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर जाते हो, आप ऐसा कुछ कर देते हो जिसकी वजह से आप बाउंड हो जाते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ना कुछ बोला होता है ना लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन जाते हो, ठीक है, अभी आप रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हो और वहाँ पे बहुत सारे कूली होते हैं, आपको पता है, बैग वगैरह कैरी करने के लिए, ठीक है। तो कई सारे लोग पूछते रहते हैं, आप जाते हो तो कि हाँ मैं ले लूँ आपका बैग, मैं ले लूँ, कहाँ तक चलना है, ठीक है। तो वहाँ पे एक कुली क्या करता है ना, आपका बैग उठा लेता है, ठीक है, वो आपको कुछ बोलता नहीं है और उठा कर चलने लगता है, ठीक है, मतलब आपका बैग कैरी कर लेता है। और वहाँ पे आप उसे मना नहीं करते हो कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है या मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दूंगा, मेरा बैग छोड़ दो, मैं खुद ले जाऊँगा। आप भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हो बिना कुछ बोले ही। तो यहाँ पे देखो ये कंपलसरी हो जाता है आपको पेमेंट देना उस कूली को, क्योंकि आपने उसकी सर्विसेज यूज़ करी हैं, आपने उसको उस टाइम पे मना नहीं करा कि हाँ मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूँगा या मुझे तुम्हारी नीड नहीं है। आपने कुछ भी नहीं बोला और ना उस कूली ने आपसे कुछ बोला था कि हाँ मैं आपसे इतने पैसे लूँगा या फिर मैं आपका बैग ले लेता हूँ, उसने भी कुछ नहीं बोला, आपने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन आप दोनों के एक्शन से यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें आप कुछ बोलते नहीं हो और ना ही रिटर्न में कुछ बताते हो, आपके एक्शंस से आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो, ठीक है। अब आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बेसिस पे भी आपके देखो दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सेकंड टाइप का आपका होता है इसमें एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें देखो जब दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर देती हैं तो वो हमारा होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब दोनों पार्टीज की जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको परफॉर्म कर देती हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, ए है, यहाँ पे एक पर्सन, दूसरा पर्सन है बी, ठीक है। ए बोलता है कि मैं आपको अपनी बाइक बेच रहा हूँ 50,000 रुपये में, आप मेरे को पैसे दे दो और मेरे से बाइक ले लो, ठीक है। और बी भी यहाँ पे पैसे भी दे देता है उसको 50,000 रुपये और ए से उसकी बाइक ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है। ए ने देखो बाइक दे दी अपनी और बी ने पैसे दे दिए बाइक के बदले, तो दोनों ने अपना काम कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है, तो इसे ही हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ ने अभी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया गया होता, ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जो भी काम करने का डिसाइड करा था उसको अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया है। जैसे कि इसी एग्जांपल में देखो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ मैं तुम्हें अपनी बाइक 50,000 रुपये में बेचूंगा, ठीक है, लेकिन अभी तक ना ए ने बाइक डिलीवर करी है बी को, ना बी ने अभी तक ए को कोई भी पेमेंट करी है। तो यहाँ पे देखो दोनों का परफॉर्मेंस अभी ड्यू है, दोनों ने अभी अपना काम नहीं करा है, तो इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। इसमें देखो आपके 4 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर होते हैं आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और फिर होता है आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है, सबकी पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज़ कॉम्पिटिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और भी कई सारी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, वो सारी कंडीशंस फुलफिल करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो वो हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब आता है इसमें आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो उस टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होता है, ठीक है, लेकिन बाद में चल के कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कुछ कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड बन जाता है। मतलब स्टार्टिंग में देखो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, उस टाइम पे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, वो हमारा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ए है, ठीक है, और एक पर्सन है बी, ठीक है, तो ए बी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे नेक्स्ट ईयर में शादी करूँगा, ठीक है, और बी है वो भी प्रॉमिस करती है कि हाँ मैं भी तुमसे शादी करूँगी अगले साल, ठीक है। तो लेकिन
1 साल होने से पहले कुछ टाइम बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके कुछ टाइम बाद बी की सडनली डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बी है ही नहीं तो ए किससे शादी करेगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है, वॉइड माना जाता है। यही होता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है स्टार्टिंग से, ठीक है, लेकिन इसमें देखो कुछ कंडीशंस होती हैं, जहाँ जैसे कि एक पार्टी जो है, मान लो 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसमें से एक पार्टी के हाथ में होता है ये पावर कि वो बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो कैंसिल कर सकती है, चाहे तो उसको वॉइड कर सकती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, लेकिन ये इसमें देखो एक ही पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अपना ब्रीच कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे ए है, बी है, ठीक है। ए बोलता है कि बी को कि तुम अपनी मुझे बाइक 5,000 रुपये में बेच दो, और तुम अगर मुझे 5,000 रुपये में अपनी बाइक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे बी उस टाइम पे तो डर के मारे साइन कर देता है पेपर्स पे, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन बाद में जब बी फ्री हो जाता है, ठीक है, ए चला जाता है, तो बी की यहाँ पे मर्जी है, वो चाहे तो जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं ख़त्म करवा सकता है, और अगर बी चाहे तो वो किसी को भी नहीं बताएगा और चुपचाप रह जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड रह जाएगा। तो यहाँ पे बी के हाथ में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना चाहता है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी के पास राइट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकती है और कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो बी जो पार्टी है उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त, इसलिए बी के हाथ में है, वो चाहे तो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, अगर वो नहीं चाहता तो वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारे होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट इसमें आपका लास्ट जो आता है वो है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एक एग्रीमेंट लीगल होता है, ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स से बनते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एग्रीमेंट ही इल्लीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इल्लीगल ही होगा। और इसका एक एग्जांपल से देखो, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल नहीं रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, वो ड्रग्स बेचते हैं, तो यहाँ पे ड्रग्स हमारा जो है वो इल्लीगल ऑब्जेक्ट है। ड्रग्स कभी भी आपको पता है कि ड्रग्स लेना मना है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखो ए और बी है, दोनों ड्रग्स की डीलिंग करते हैं, ठीक है। तो ए ने कुछ ड्रग्स मंगवाए थे बी से, बदले में उसको बोला था 1 लाख रुपए दूंगा, तो यहाँ पे बी उसको ड्रग्स ला के दे देता है और ए बाद में पैसे देने से मना कर देता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा बी है वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे ये इन्फोर्सेबल भी नहीं होता है। देखो, एक एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मतलब कि अगर आप उस एग्रीमेंट को कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो उसके बिहाफ पे, तभी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ पे अब बी किस बिहाफ पे केस फाइल करेगा, क्योंकि ड्रग्स तो इल्लीगल हैं। तो जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल नहीं होता है, जो हमारा एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, तो वो हमारे होते हैं इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये टेम्पटर क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है ना कि देखो, जब कोई भी बायर कुछ भी सामान परचेज करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उस बायर की जिम्मेदारी है कि वो उस गुड्स को अच्छे से चेक करके ले, जो भी वो परचेज़ करे उसको अच्छे से एक बार चेक कर ले कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, गुड्स सही हैं कि नहीं, ठीक है। ये बायर की जिम्मेदारी होती है। अगर वो गुड्स लेके आ जाता है बिना चेक करे और उसमें कोई सा भी डिफेक्ट निकलता है तो ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। सेलर कभी भी खुद से बता के नहीं बेचेगा आपको कि मेरा सामान ख़राब है या इसमें ये डिफेक्ट है। तो यहाँ पे बायर की जिम्मेदारी बनती है कि वो गुड्स को परचेज़ करते टाइम सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर ले। यही हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर, ये यही बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर को अवेयर होना चाहिए जो भी वो गुड्स परचेज़ करा है उनके साथ, ठीक है। यहाँ पे सेलर की कोई भी ड्यूटी नहीं है कि वो बताए कि हाँ ये गुड्स ख़राब हैं या इनमें ये डिफेक्ट है। यहाँ पे हमेशा जो बायर है उसकी ड्यूटी रहती है कि वो सारे गुड्स को अच्छे से एग्जामिन करके फिर परचेज़ करे। यही होता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर, जो कि बोलता है कि अगर बायर कोई भी गुड्स बिना चेक करे या
उसने सही से ध्यान नहीं दिया और वो गुड्स घर लेके आ जाता है, तो यहाँ पे सेलर की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो गुड्स को एक्सचेंज करेगा बाद में। अगर आप सेलर के पास जाते हो और वो मना कर देता है कि हाँ मैं गुड्स चेंज नहीं करूँगा, ये आपकी गलती है या आपने खुद ख़राब कर दिया होगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड्स को चेक करना, ठीक है। लेकिन ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पे कुछ केसेस में ना ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है। वो कौन से एक्सेप्शंस है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका एक्सेप्शन है वो ये बोलता है कि देखो, सेलर अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से कोई भी गुड्स बायर को बेचता है, ठीक है, मतलब उसने झूठ बोल के या फ्रॉड करके आपको गुड्स की जो ओरिजिनल आपकी कैटेगरी थी वो आपको ना बताई हो, उसके बदले में कुछ और आपको बता दिया कि हाँ ये गुड्स इतने अच्छे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, इस क्वालिटी के हैं, और आपको बेच देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी कि उसने गुड्स को चेक करा, लेकिन सेलर ने उसको जो बताया है वो तो वो बात मानेगा ना। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे देखो कई बार आपको लिखा रहता है फैब्रिक जॉर्जेट का है या कौन सा है, कॉटन है, ठीक है, लेकिन आप गुड्स जब ऑर्डर करते हो, जब गुड्स रिसीव होते हैं आपको, तो उसमें कोई और फैब्रिक रहता है। तो यहाँ पे सेलर की गलती है कि उसने मिस रिप्रेजेंटेशन से आपको गुड्स बेचे हैं। तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको गुड्स डिफेक्टिव मिलते हैं, ख़राब मिलते हैं, या कुछ भी उसमें इशू आता है और सेलर ने आपको झूठ बोल के बेचा है, तो यहाँ पे उन गुड्स को आप रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको कोई डैमेजेस हुए तो आप वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो सेलर पे सूट फाइल करके, ठीक है। अब सेकंड इसका एक्सेप्शन आता है जिसमें बायर ना सारी चीज़ें सेलर के ऊपर छोड़ देता है। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गुड्स लेने जाते हो, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप सेलर को बोल देते हो कि भाई मुझे इस बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इस पर्पज़ के लिए गुड्स चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देख के मुझे दे दो कि कौन से गुड्स अच्छे रहेंगे मेरे लिए। सपोज़ करो कि आप किसी भी शॉप में जाते हो मोबाइल फ़ोन लेने या फिर लैपटॉप लेने जाते हो, ठीक है, आपको लैपटॉप के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो आप सेलर को बोलते हो कि हाँ भाई मेरे को डिज़ाइनिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, या फिर मैं उस लैपटॉप से कोडिंग करने वाला हूँ, या कुछ भी आप जो भी यूज़ कर रहे हो आप उसको बता देते हो कि मेरे को इस पर्पज़ के लिए लैपटॉप चाहिए, आप मेरे को सजेस्ट करो कि कौन सा अच्छा रहेगा। अब वहाँ पे आपको सेलर जो है वो कम अच्छा लैपटॉप दे देता है, जो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, जो आपके किसी काम का नहीं आएगा, ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें वर्क ही नहीं कर रही हो, ठीक है, तो सेलर आपको वैसा लैपटॉप दे देता है सस्ता सा। तो यहाँ पे सेलर की गलती है, क्योंकि आपने उसको पहले ही बता दिया था कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए, किस रेंज में आपको लैपटॉप चाहिए, लेकिन उसने फिर भी आपको गलत प्रोडक्ट दे दिया। तो यहाँ पे अगर आपको गलत प्रोडक्ट रिसीव होता है तो आप सेलर को एक्सचेंज कर सकते हो उस प्रोडक्ट को, या फिर उससे पैसे वापस ले सकते हो गुड्स दे के उसे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड एक्सेप्शन है जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब थर्ड आता है आपका, जिसमें देखो आप किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स लेने जाते हो, जैसे कि फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन हो गया आपका। तो देखो आप कहीं भी फ्रिज लेने जाते हो तो एक उसका पर्टिकुलर पर्पस है, क्योंकि वो हम चीज़ें ठंडी करने के लिए लेते हैं फ्रिज को। वॉशिंग मशीन लेने जाते हो तो उसका भी एक पर्टिकुलर एक ही काम है उसका, वो कपड़े धोने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वैसे ही एसी रूम ठंडा करने के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो मतलब उस गुड्स का एक ही काम है, वही काम है। तो वहाँ जाके अगर आप फ्रिज लेने जाते हो तो वहाँ पे जाके चेक तो नहीं करने लगोगे ना कि हाँ भाई पहले फ्रिज चला के दिखा, मैं उसमें एक बोतल रखता हूँ, पानी ठंडा होता है कि नहीं होता है तब लूँगा, ऐसा तो आप नहीं करोगे ना। आपको पता है फ्रिज का काम ही वही है, पानी ठंडा करना, तो आप वहाँ से फ्रिज को उठा के ले आते हो, ठीक है, परचेज़ करके ले आते हो। अब घर आते हो और देखते हो कि वो फ्रिज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ वायर इधर उधर हो रखी है या फिर कुछ भी हो रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफेक्ट है, तो यहाँ पे देखो सेलर की गलती है। आपको तो जब आप फ्रिज लेने गए थे आपको पता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए फ्रिज काम आता है, ठीक है, और सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि हाँ भाई वो आपको एक अच्छा फ्रिज दे, ठीक है, अच्छा फ्रिज बेचे, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, कोई भी कमी ना हो। तो यहाँ पे अगर वो आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे देता है तो यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे भी आप उस पर डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो, प्रोडक्ट को सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्शन, जहाँ पे आपको देखो गुड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे गुड्स के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी मिलेगी, क्या प्राइस रहेगा, क्या फैब्रिक है उसका, या क्या क्वालिटी है, ठीक है। और लेकिन आप जब गुड्स परचेज़ कर लेते हो, गुड्स आपके पास आते हैं, तो आप देखते हो कि वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो गुड्स मैच नहीं कर रहे हैं, जैसा बताया गया था डिस्क्रिप्शन में वैसा बिल्कुल भी नहीं है वो प्रोडक्ट, या उसमें कोई कमी है। तो यहाँ पे भी देखो जो बायर है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसने तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के गुड्स लिए हैं। अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स मैच नहीं
नहीं होते हैं तो ये सेलर की गलती है, और यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन आता है, जहाँ पे देखो गुड्स में ना लेटेंट डिफेक्ट होता है। लेटेंट डिफेक्ट क्या होता है? देखो कुछ डिफेक्ट्स तो गुड्स में ऐसे होते हैं जो आपको नॉर्मली दिख जाते हैं, लेकिन कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली इंसान नहीं देख पाता है, उसको बाद में पता चलते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली देखना मुश्किल होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल होता है, तो उनको हम बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि आपने सपोज करो कोई लैपटॉप परचेज़ करने गए, ठीक है, वहाँ पे आपने गुड्स लैपटॉप को देखा, वो अच्छे से चल रहा था, ठीक है, लेकिन उसमें अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई भी वायर लूज़ है और वो बाद में आपको पता चलती है, या फिर वो लैपटॉप बार बार हैंग होता है, तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो उसको चेक नहीं कर सकते हो ना, तो बाद में कुछ डिफेक्ट्स आपको पता चलते हैं। वैसे ही सपोज़ करो आप कोई बैग लेने जाते हो, उसकी आप जिप वगैरह चेक करते हो अच्छे से, ठीक है, सारी प्रॉपर वर्क कर रही होती है, लेकिन उसका मटेरियल ना कहीं साइड से या फिर थोड़े टाइम बाद खिंचना स्टार्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे आप उस टाइम पे तो वो अच्छे से आपको अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं था, लेटेंट डिफेक्ट है, बाद में दिखता है, बाद में पता चल पाता है, मतलब बिल्कुल करेंटली आपको पता नहीं चल पाता है। इस टाइप का अगर कोई भी डिफेक्ट रहता है गुड्स में, तो यहाँ पे भी बायर की गलती नहीं है, यहाँ पे भी सेलर की गलती होती है, उसने आपको ख़राब गुड्स दिए हैं, तो यहाँ पे भी आप डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे भी आप गुड्स को एक्सचेंज करवा सकते हो, या फिर आपको कोई डैमेजेस हुए हैं तो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। या फिर देखो कभी कभी क्या होता है कि जब आप गुड्स परचेज़ करने जाते हो बल्क में, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने जाते हो, तो आपको सेलर सैंपल दिखाता है कि देखो ऐसा गुड्स है मेरा, इसमें ये क्वालिटी है, इतने का प्राइस है, इतने में इतने दूंगा मैं, ठीक है, और वहाँ पे आपने जो सैंपल देखा था वो तो काफ़ी अच्छा था, सेलर ने आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का सैंपल दिखाया, ठीक है, लेकिन आपने सारे गुड्स ऑर्डर कर दिए, और जब आपको सारे गुड्स रिसीव्ड होते हैं तो आप देखते हो सैंपल में उसने जैसा गुड्स आपको दिखाए थे वैसे गुड्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, या उनमें कोई भी कमी है, ख़राबी है, तो यहाँ पे भी देखो सेलर की गलती है, उसने आपको सैंपल में अच्छे गुड्स दिखाए और बाद में ख़राब गुड्स बेच दिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उन गुड्स को रिटर्न कर सकते हो, या आपको जो भी करना है सेलर के साथ उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लास्ट एक्सेप्शन था डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर का। तो देखो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कई बार इसमें, ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर के कौन कौन से एक्सेप्शंस है, तो आपको ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे इसकी, उसके बाद एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद सारे एक्सेप्शंस को लिख देना, और हो सके तो एक्सेप्शंस के साथ में जब आप एक्सेप्शंस लिख रहे हो एक एक एग्जाम्पल भी लिखते जाना साथ में, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का, वो इसको डिफ़ाइन करता है, और उसमें ये कहा गया है कि ऐसी पार्टनरशिप जो कि फॉर्म की गई हो या रजिस्टर की गई हो इस एक्ट के अंदर, उसे ही हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो देखो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, और जिसमें लायबिलिटी सबकी लिमिटेड रहती है, ठीक है। नॉर्मल जो आपकी पार्टनरशिप होती है उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन इसमें लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, इसे ही हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अब देखो इसके क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, या फिर एग्जाम में एलिमेंट्स भी लिखा हुआ आ सकता है, तो तीनों में से कुछ भी आता है तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट देखो कौन होता है, जिसकी अपनी खुद की एक लीगल एंटिटी हो, खुद की अपनी पहचान हो, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसकी खुद की अपनी पहचान है, ठीक है, और इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नॉर्मल जो आपकी पार्टनरशिप होती है उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका फीचर आता है परपीचुअल सक्सेशन। ये क्या होता है कि जैसे इसमें ना पार्टनर्स को कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसेनिटी हो जाए, उससे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है। और जो नॉर्मल पार्टनरशिप आपकी होती थी उसमें आपको पता ही है कि अगर किसी पार्टनर को डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, या वो इंसेन हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू रहती है, पार्टनर्स को कुछ भी हो जाए उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़। देखो इसमें सारे पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ है, इसके लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है। एक इसमें दो एग्रीमेंट बनते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। एक एग्रीमेंट बनता है सारे पार्टनर्स के बीच में कि उनकी क्या राइट्स क्या लायबिलिटीज़ होंगी, कैसा उनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा,
क्या क्या चीज़ें होंगी सारे पार्टनर्स के बीच में, और एक एग्रीमेंट बनता है सारे पार्टनर्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, तो उसमें जो पार्टनरशिप में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, और जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी पार्टनरशिप के साथ, वो लिखा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी बताया कि आपको ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इसकी अपनी खुद की एक पहचान होती है, इसके मेंबर्स से हटके। ये फीचर आपका देखो कंपनी से लिया गया। जैसे कंपनी में कंपनी की खुद की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की भी अपनी खुद की लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ़ पार्टनर्स। अब देखो इसमें कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। मिनिमम तो 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम के लिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, और कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जिनमें से एक इंडिया का रेजिडेंट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एनुअल अकाउंट एंड ऑडिट। अब देखो इसमें देखो जो पार्टनरशिप है इसको अपना एनुअल अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी बाइस के, मतलब बिल्कुल फेयर अकाउंट्स बने होने चाहिए, एनुअल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए इनकी, और वो सारी एनुअल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार के पास इनको सबमिट करनी होती है हर साल उसकी कॉपी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज। देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या किसी और लॉ को भी हम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो जो पार्टनरशिप एक्ट है आपका 1932 उसका कोई भी लॉ इस पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन हाँ कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस को गवर्नमेंट यहाँ पे अप्लाई कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में देखो क्या है कि कौन कौन से लोग हैं या जो फर्म्स है, कंपनीज हैं, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो देखो एक पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी या फिर कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। देखो जैसा कि आपको पता है एक माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाता है, ठीक है। माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस में ना उस एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लिया जाता है। उसी में से एक एक्सेप्शन ये भी है जहाँ पे माइनर को फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली तो ये कि माइनर को फर्म के बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जाता है, मतलब जो माइनर है वो फर्म के लॉसेस बियर नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट्स में अपना शेयर लेगा। सेकंड कंडीशन होती है कि जो सारे पार्टनर्स हैं वो एग्री करने चाहिए इस बात से, उनको कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ एक माइनर को हम एज अ पार्टनर क्यों ला रहे हैं, सारे पार्टनर्स एग्री करने चाहिए। थर्ड है कि जो माइनर है उसके गार्डियंस या पेरेंट्स इस बात से एग्री करते हों, तभी एक माइनर को एज अ पार्टनर फर्म में लाया जा सकता है। अब देखो जब माइनर को एज अ पार्टनर फर्म में ले आया जा चुका है तब उसके क्या राइट्स होते हैं वो देखो। सबसे पहला राइट तो उसका यही होता है कि वो फर्म के प्रॉफिट्स में अपना शेयर ले सकता है, ठीक है। सेकंड राइट उसका होता है कि वो जो फर्म है उसके फाइनेंशियल बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी बुक को कॉपी को चेक कर सकता है। अगर उसे लगता है कि उसको प्रॉफिट सही से नहीं दिया जा रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो उसको राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है फर्म के बुक्स को, लेकिन वो अदर किसी बुक्स को ऐसे चेक नहीं कर सकता है, ठीक है। थर्ड उसका राइट आता है कि अगर उसके हिस्से का प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिला उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट, तो वो उस प्रॉफिट को पाने के लिए केस फाइल कर सकता है। फोर्थ राइट है कि जब एक माइनर अपनी मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, मतलब 18 ईयर्स का हो जाता है, तो उसके पास वो राइट है कि वो उस फर्म में रह सकता है अपनी मर्ज़ी से, और जिस रेट से उसको पहले प्रॉफिट दिया जा रहा था उसी रेट से उसे आगे भी प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। फिफ्थ उसका राइट है कि अगर माइनर ने मेजॉरिटी अटेन कर ली और उसके बाद उसका मन हुआ कि मुझे अब इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना, मुझे छोड़ के जाना है, तो वो एक पब्लिक नोटिस दे के जा सकता है। और सपोज़ करो कि उसने फर्म छोड़ी है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर तक का उसका जो भी प्रॉफिट होता है उन पार्टनर्स ने उसको वो प्रॉफिट नहीं दिया है, तो वो उस प्रॉफिट को पाने के लिए केस फाइल कर सकता है। ये तो हो गए माइनर के सारे राइट्स। अब उसकी क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं वो देखो। सबसे पहला तो यही कि माइनर ना जितना उसका प्रॉफिट्स में शेयर होता है बस उसी अमाउंट तक लायबल रहता है डेट को पे करने के लिए। मतलब अगर उसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था और फर्म को लॉस होता है
तो फर्म उससे बस वो 10,000 रुपये ले सकती है, उससे ज़्यादा वो 1 रुपये भी नहीं देगा। सेकंड, उसका लाइबिलिटी ये होती है कि जो भी कोई थर्ड पार्टी होती है जिनसे डेट ले रखा है फर्म ने, पार्टनर्स ने, वो थर्ड पार्टी के लिए कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं रहता है। माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा फर्म के डेट को पे करने के लिए, ठीक है। एक और उसकी लाइबिलिटी ये होती है कि देखो, जब फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो बाकी सारे पार्टनर्स को भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन एक माइनर को ना कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये तो हो गई माइनर के राइट्स और लाइबिलिटीज़। अब जब माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है उसके बाद क्या क्या होता है वो देखो। सबसे पहले तो जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, 18 ईयर्स का हो जाता है, तो विद इन 6th मंथ उसको एक पब्लिक नोटिस देना होता है कि अगर मैं फर्म छोड़ रहा हूँ तो उसको ये बताना होता है कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ। और अगर वो फर्म में रहना चाहता है एज अ पार्टनर तो उसको पब्लिक नोटिस में ये बताना होता है कि हाँ, मैं फर्म में एज अ पार्टनर आगे भी कंटिन्यू करूँगा। तो जब माइनर फर्म में एज अ पार्टनर रहने का डिसाइड कर लेता है मेजॉरिटी अटेन करने के बाद, तो उसके कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है सेक्शन 30 सबसेक्शन 7 में, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि जो माइनर है अब वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल हो जाएगा। थर्ड पार्टी को अगर कोई भी अमाउंट पे करना पड़ेगा फर्म के डेप्ट का तो वो उसके लिए पर्सनली लाइबल हो जाएगा, क्योंकि अब वो मेजॉरिटी अटेन कर चुका है, ठीक है। और सेकेंड उसका है कि प्रॉफिट वो जिस रेट से शेयर करा था पहले मेजॉरिटी अटेन करने से पहले, उसी रेट से आगे भी उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर माइनर डिसाइड करता है कि मुझे अब फर्म में नहीं रहना है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना होता है कि हाँ, मैं अब फर्म छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसके बाद उसके कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि गिवन है सेक्शन 30 सबसेक्शन 8 के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि जिस डेट पे माइनर ने वो पब्लिक नोटिस दे दिया, बस वो उसी डेट तक उसके जो मतलब राइट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं वो रहती हैं, ठीक है। उस डेट के बाद उसका फर्म से कोई भी कनेक्शन नहीं है जिस डेट पे उसने पब्लिक नोटिस दिया था, ठीक है। और एक बार वो पब्लिक नोटिस दे देता है तो उसके बाद वो किसी भी डेब्ट को पे करने के लिए लाइबल नहीं रहता है। और सेम फिर वही बात, अगर उसको उसके हिस्से का अभी तक भी प्रॉफिट नहीं मिला है तो वो उस प्रॉफिट को पाने के लिए केस फाइल कर सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ये फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1932 को, लेकिन इसका जो सेक्शन 69 है वो फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1933 में। और ये सेक्शन 69 था किस बारे में था? ये था इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करता है वो देखते हैं। देखो, partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, और वो बिज़नेस किसी एक पार्टनर के द्वारा भी मैनेज किया जा सकता है या फिर सारे पार्टनर्स मिलके भी उस बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं, तो उसे ही हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं या फिर आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, वो देखते हैं। यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम पाँचों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा फीचर है वो है 2 और मोर पर्सन। मतलब पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं इस बारे में जो पार्टनरशिप एक्ट है वो साइलेंट है, वहाँ पे नहीं बताया गया है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है। लेकिन यहाँ पे हम कंपनीज़ एक्ट को फॉलो करते हैं, और कंपनीज़ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम 15 मेंबर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में। अगर 50 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो फिर वो पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी। सेकंड इसका फीचर आता है एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। अब ये जो पार्टनरशिप है ये हमेशा एक एग्रीमेंट से बनती है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं बन सकती। अब वो एग्रीमेंट चाहे ओरल हो, रिटन हो या फिर इम्प्लाइड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम रिटन एग्रीमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज रिटन में आपके पास प्रूफ रहता है कि किस पार्टनर ने क्या बात कही थी या क्या डिसाइड करा था सारे पार्टनर से मिलके। ओरली अगर एग्रीमेंट बनता है तो वहाँ पे आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहता है। थर्ड यहाँ पे फीचर हमारा बिजनेस। अब ये जो पार्टनरशिप है ये एक बिज़नेस पर्पस के लिए फॉर्म होनी चाहिए। अगर कुछ लोग साथ मिलके किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं या किसी चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं तो उससे हम बिज़नेस कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए बिज़नेस का होना बहुत ज़रूरी है।
फोर्थ हमारा जो फीचर है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये जो पार्टनरशिप है इसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, इन केस अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस होता है तो उन सारे पार्टनर्स को वो लॉस भी इक्वली शेयर करना पड़ेगा। फिफ्थ हमारा जो इसका फीचर है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब कि जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है, बिज़नेस को जो मैनेज करना है, ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स मिलके ही उसे मैनेज करेंगे, उसे कुछ पार्टनर्स भी मैनेज कर सकते हैं, या फिर एक पार्टनर सारे पार्टनर के बिहाफ पे भी उस बिज़नेस को मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो एक पार्टनर है वो एक एजेंट है फर्म का भी और पार्टनर्स का भी। तो जो पार्टनर है वो अपने एक्ट से सबको बाउंड करता है। मतलब अगर एक पार्टनर ने कोई काम किया है तो उसके काम के लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो सबको बाउंड करता है अपने एक्ट से। अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनपेड सेलर कौन होता है। तो अनपेड सेलर वो सेलर होता है जिसने अपने गुड्स किसी कस्टमर को बेचे हों और उन गुड्स के बदले उसको पैसा ना मिला हो, तब वो हमारा अनपेड सेलर बन जाता है। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 45 ये कहता है कि अनपेड सेलर वो सेलर होता है जिसने गुड्स बेच दिए हों और उसको उन गुड्स का पूरा पैसा ना मिला हो, या फिर उसने गुड्स बेचे हों और उन गुड्स के बदले उसको कैश ना देके कस्टमर ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हो और वो इंस्ट्रूमेंट डिसोनर हो गया हो। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे कि आपका कोई बिल हो गया या फिर चेक हो गया। सपोज़ करो कस्टमर ने आपको चेक दिया और आप चेक लेके बैंक गए और बैंक में वो चेक डिसोनर हो गया, कस्टमर के अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है, तो इसलिए अब तब आप अनपेड सेलर बन जाते हो। अब एक अनपेड सेलर के गुड्स के अगेंस्ट भी राइट्स होते हैं और बायर के अगेंस्ट भी राइट्स होते हैं। तो गुड्स के अगेंस्ट अनपेड सेलर के कौन कौन से राइट्स होते हैं वो देखते हैं। राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। सबसे पहले देखते हैं राइट ऑफ लियन क्या होता है। देखो, राइट ऑफ लियन का मतलब होता है कि जब आपने गुड्स कस्टमर को बेच दी हो, आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया हो गुड्स का कस्टमर को, लेकिन पोजेशन आपके पास हो। अब ये ओनरशिप और पोजेशन क्या होता है, देखो सपोज़ करो आपकी कोई कार है, वो आपने किसी अपने फ्रेंड को दी है, वो आपसे मांग के ले गया कि मेरे को एक दिन के लिए दे दे, तो उसकी कार के ओनर तो आप हो, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो आपके फ्रेंड के पास है। ये होता है ओनरशिप और पोजीशन। तो राइट ऑफ लियन के लिए पोजीशन आपके पास होना चाहिए और ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया हो आपने कस्टमर को। तो राइट ऑफ लियन का क्या मतलब होता है कि आप गुड्स को अपने पास तब तक रख सकते हो जब तक कस्टमर आपको उन गुड्स के पैसे ना दे। राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहला, आपने जो गुड्स हैं वो कैश में बेचे हों कस्टमर को और आपको उनका पैसा ना मिला हो, तब आप राइट ऑफ लियन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग आती है कि आपने गुड्स जो हैं वो उधार पे बेचे हैं और जो उधार के लिए आपने 1 महीने का टाइम दिया था कस्टमर को कि 1 महीने बाद तुम पैसे दे देना, और 1 महीना हो चुका है उसने पैसे नहीं दिए, तब भी आप गुड्स अपने पास रख सकते हो। या फिर आपको पता चलता है कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब वो कंगाल हो चुका है, दिवालिया जिसे कहते हैं वो। तो अब आपको पता है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास 1 रुपये भी नहीं है, तो वो आपके गुड्स का पैसा कहाँ से देगा। तो उस टाइम पे भी आप राइट ऑफ लियन यूज़ कर सकते हो। राइट ऑफ लियन आप तभी यूज़ कर सकते हो जब गुड्स आपके पास हो, गुड्स का पोजीशन आपके पास हो। अगर गुड्स आप कस्टमर को दे चुके हो, वो साथ के साथ ले जा चुका है, तब तो राइट ऑफ लियन यूज़ करने का सवाल ही नहीं उठता है। अब आता है टर्मिनेशन ऑफ लियन। जो लियन का राइट है वो कब टर्मिनेट हो जाता है। देखो, कोई कस्टमर है, उसने आपसे कोई भी बाइक खरीदी और उसने बोला आप इसे डिलीवर करवा देना उसके घर पे। वो किसी और स्टेट में रहता है, तो आपने जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको वो बाइक दे दी डिलीवर करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट कंपनी ने भी उस बाइक को ले लिया। तो इस टाइम पे अब आप राइट ऑफ लियन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि राइट ऑफ लियन यूज़ करने के लिए सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि पोजेशन गुड्स का आपके पास होना चाहिए। अब तो वो जो बाइक है, वो जो गुड है, वो तो आपके हाथ से जा चुका है, वो आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया, आपके पास है ही नहीं, तो आप उसे अपने पास कैसे रखोगे। तो इस केस में जो है राइट ऑफ लियन टर्मिनेट हो जाता है। सेकेंड थिंग आती है कि जब बायर या फिर बायर का कोई भी एजेंट आके आपके पास लॉफुली आपसे उन गुड्स का पोजीशन ले जाता है। मतलब कोई भी जो बायर है आपका या फिर बायर का कोई भी एजेंट आता है आपके पास और वो आपसे गुड्स ले जाता है, तो अब आपके पास गुड्स है नहीं, तो आप राइट ऑफ लियन
एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। या फिर थर्ड केस होता है जिसमें सेलर जो है वो खुद ही मना कर देता है कि नहीं आप ले जाओ बाइक या जो भी आपने गुड्स बेचे हैं आप ले जाओ, पैसे इसके बाद में दे देना। अब आपने गुड्स उसे खुद ही दे दिए हैं तो आप राइट ऑफ लियन कैसे यूज़ कर सकते हो? तो इस केस में भी राइट ऑफ लियन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इसमें क्या होता है कि गुड्स का पोजीशन जो है वो ना आपके पास हो और ना बायर के पास हो, वो बीच में कहीं हो, तब आप गुड्स को रोक सकते हो बायर तक जाने से। इसको देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपकी कोई ग्रॉसरी शॉप है और किसी भी बायर ने आपको मतलब गुड्स कुछ भी ऑर्डर करे और उसने बोला कि मैं जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन कर देता हूँ, ठीक है। उसने पेमेंट करी लेकिन कुछ एरर आ गया पेमेंट में, ऑनलाइन में, और वो पेमेंट नहीं हो पाई, पेमेंट कैंसिल हो गई और आपने गुड्स जो हैं वो अपने डिलीवरी बॉय को दे दिए थे उसके घर पे डिलीवर करने के लिए। तो उस टाइम पे आप अपने डिलीवरी बॉय को कॉल करके रोक सकते हो वो गुड्स डिलीवर करने से। इसी को बोलते हैं हम राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। जहाँ पे गुड्स आपके पास से जा चुके हों, पोजेसन आपके पास भी ना हो और वो गुड्स अभी बायर तक ना पहुँचे हों, तो पोजेसन उसके पास भी ना हो, तब आप ये वाला राइट यूज़ कर सकते हो। जब राइट ऑफ लियन आपका टर्मिनेट हो जाता है, आप वो नहीं यूज़ कर पाते हो, तब आती है इस राइट को यूज़ करने की बारी। अब ये जो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का राइट है, ये आप कब यूज़ कर सकते हो? इसके लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन है कि सेलर मस्ट बी अनपेड। जो सेलर है उसको पैसा ना मिला हो। अगर आपको पैसे मिल गए हैं तब तो फिर ये राइट यूज़ करने का सवाल ही नहीं होता। तभी आप यूज़ कर सकते हो जब आपको पैसे ना मिले हो, सेलर अनपेड हो। गुड्स मस्ट हैव पास टू द बायर, मतलब जो गुड्स की ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफ़र हो चुकी हो। अगर ओनरशिप आपके पास है गुड्स की, तब तो यहाँ पे कोई भी राइट यूज़ ही नहीं करना, गुड्स आपके ही हैं, उसका कुछ भी नहीं करना फिर तो। अब थर्ड आता है कि द गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। सेम वही पॉइंट कि गुड्स का पोजीशन ना आपके पास हो और ना ही बायर के पास हो, गुड्स कहीं बीच में हो, इन ट्रांजिट हो, तब आप ये वाला राइट यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट है द बायर ऑफ द गुड्स हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब जो आपका बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, आपको पता चलता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तब भी आप ये राइट यूज़ कर सकते हो। जब आपको पता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है तो उसको गुड्स बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द गुड्स इन ट्रांजिट कैन बी स्टॉप्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब गुड्स को आप बस इसलिए रोक सकते हो जब तक उस गुड का आपको पेमेंट ना मिल जाए। जैसे ही आपको उन गुड्स का पेमेंट मिलता है तब आपको वो गुड्स बायर को देने पड़ेंगे, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट, आपका ये जो ट्रांजिट का राइट है ये कब कब टर्मिनेट हो सकता है? सबसे फर्स्ट है बायर टेकिंग द डिलीवरी। मतलब अगर बायर ने डिलीवरी ले चुका है, वो रिसीव कर चुका है गुड्स को, तब आप ये राइट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कैरियर्स एक्नॉलेजमेंट टू द बायर। देखो बायर के बिहाफ पे अगर कोई एजेंट बायर का या फिर जो कैरियर है वो गुड्स को रिसीव कर लेता है तो यहाँ पे भी आपका ट्रांजिट का राइट टर्मिनेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कैरियर्स रॉन्गफुल रिफ्यूज़ल टू द डिलीवर द गुड्स टू द बायर। मतलब यहाँ पे कैरियर या फिर बायर का कोई भी एजेंट रॉन्गफुली बायर को गुड्स देने से मना कर देता है। जैसे कि आपने अपने डिलीवरी बॉय को कहा कि गुड्स डिलीवर करके आ जाओ, उसे वो एड्रेस मिल भी जाता है डिलीवर करने के लिए, लेकिन वो फिर भी बहाने बनाता रहता है, मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा, या और कोई भी अलग अलग टाइप के वो बहाने बना रहा होता है और गुड्स खुद ही रख लेता है अपने पास, बायर को देता ही नहीं है। तो उस केस में भी आपका ट्रांजिट का राइट टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिलीवरी टू द शिप। अब आपसे किसी ने गुड्स लिए और वो किसी दूसरी कंट्री का है, तो आपने शिप पे गुड्स जो हैं वो डिलीवर करने के लिए दे दिए, ठीक है, दूसरी कंट्री में। अब अगर वो शिप उस बायर की है, वो बायर उस एजेंसी को संभाल रहा है उस शिप की, तो इस केस में भी आपका जो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट है वो हो जाता है। मतलब जो शिप है वो तो बायर की कंपनी की है, तो गुड्स मतलब बायर के पास ही पहुंच चुके हैं, तो आपका जो राइट है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर वो शिप किसी दूसरी कंपनी की है, ना आपकी है ना बायर की है, तब यहाँ पे भी टर्मिनेशन का जो ट्रांजिट का जो राइट है वो एक्सरसाइज हो सकता है। नेक्स्ट आता है पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब किसी ने आपसे गुड्स लिए और आपने कुछ पार्ट गुड्स का डिलीवर कर दिया और वो बायर को मिल चुका है, वो उसे रिसीव कर चुका है, तो वहाँ पे आप उन गुड्स पे राइट यूज़ नहीं कर सकते। जो बचे हुए गुड्स हैं जो अभी भी आप ही के पास हैं, आप उन पे ये राइट यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है आपका राइट ऑफ रीसेल। देखो जब सेलर ने गुड्स अपने पास ले लिए, या तो राइट ऑफ लेन का यूज़ करके या फिर ट्रांजिट का यूज़ करके, तो अब वो उन गुड्स के साथ क्या करेगा, तो वो उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। लेकिन वो रीसेल तीन ही कंडीशंस में कर सकता है। सबसे पहले कि वो जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल नेचर के हों, मतलब ख़राब हो जाते हैं जल्दी, जैसे कि बटर वगैरह होता है, या जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, या जो वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ये सब पेरिशेबल नेचर की होती हैं। तो गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर की हैं तब वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। या फिर उसने गुड्स सोल्ड करते टाइम, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये कहा हो कि अगर इस टाइप की कोई भी कंडीशन अराइज होती है तब मैं गुड्स को रीसेल कर दूंगा। पहले ही उसने जब साफ साफ क्लियर कर दिया हो कि अगर तुम पेमेंट नहीं दोगे या ऐसा कुछ भी होता है तो मैं गुड्स को रीसेल करूँगा, तब भी वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। फिर थर्ड कंडीशन आती है कि उसने जो बायर है उसको पहले नोटिस भेजा हो कि हाँ मैं गुड्स को रीसेल करने वाला हूँ, मुझे पैसे दे दो, और ये नोटिस देख के भी जो बायर है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, ना कुछ बोलता है ना पैसे देता है, तो इस केस में भी जो सेलर है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। अब नेक्स्ट आपका आता है कि जो सेलर है, बायर के अगेंस्ट उसके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। तो बायर के अगेंस्ट उसका सबसे पहला राइट है सूट फॉर प्राइस। देखो सेलर ने गुड्स बेचे और बायर ने वो गुड्स ले लिए, और अब वो उन गुड्स के पैसे देने से मना कर रहा है, उसके पैसे ही नहीं दे रहा, तो अब जो सेलर है वो उस गुड्स के प्राइस के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है बायर के अगेंस्ट। नेक्स्ट राइट है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब देखो सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिए बायर को, अब डिलीवरी बॉय वहाँ पे पहुँचा और उसने बायर ने गुड्स लेने से मना कर दिया, वो गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा और ना ही पेमेंट कर रहा है। तो जो सेलर है वो प्राइस के लिए तो मतलब केस फाइल करता ही करता है, अब वो यहाँ पे डैमेजेस के लिए भी केस फाइल करेगा। देखो उसने तो गुड्स भेज दी ना, उसने तो अपना पेट्रोल का खर्चा लगाया, डिलीवरी बॉय को देगा, वो उसको सैलरी भी तो देगा, तो उसका तो खर्चा हो गया, उसने डिलीवर करने में अपना पैसा लगाया, तो वो उन डैमेजेस के लिए भी बायर से पैसे ले सकता है केस फाइल करके, ठीक है। अब नेक्स्ट है सूट फॉर इंटरेस्ट। अब देखो इसमें सपोज़ करो बायर ने कोई गुड्स क्रेडिट पे लिए थे, ठीक है, और उसने बोला था कि मैं नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर दूंगा। अब नेक्स्ट मंथ आता है, उसने पेमेंट करी ही नहीं, ठीक है, और वो उसके 4 महीने बाद पेमेंट करता है, ठीक है, तो उन 4 महीनों का इंटरेस्ट भी जो सेलर है वो बायर से ले सकता है। ऑफ गारंटी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 126 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन करता है, जो कि ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। मतलब प्रॉमिस को पूरा करना या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना, किसी थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना, अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो ए और बी 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ए ने अभी नई नई कोई शॉप ओपन करी फर्नीचर की, तो उसके लिए उसको लकड़ी चाहिए थी, तो वो जाता है ए के साथ किसी शॉप में लकड़ी लाने, ठीक है। अब वहाँ पे जाता है तो ए ने नई नई शॉप ओपन करी है, तो उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो सारी लकड़ियाँ मतलब कैश में ले ले, अभी पैसे पे कर दे, तो वो ना चाहता है कि वो उसे उधार पे अभी कुछ सामान मिल जाए, तो वो जाता है किसी शॉप पे अपने फ्रेंड के साथ, तो वो वहाँ पे बोलता है कि आप मेरे को दे दो, मैं आपको धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर दूंगा। तो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है नहीं ऐसे कैसे दे दूँ मैं इतनी सारी लकड़ियाँ, मेरे को लॉस हो जाएगा अगर तुम पैसे पे नहीं करोगे तो वो ए का ना फ्रेंड होता है वो शॉपकीपर, तो ए बोलता है कि आप अभी बी को जितना मटेरियल चाहिए उतना दे दो, अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो उसके बदले पैसे आपको मैं दूंगा। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो जब आप किसी के लिए गारंटी देते हो कि हाँ भाई अगर ये बंदा कोई काम नहीं कर पाया तो इसके बदले का सारा काम मैं कर दूंगा, तो उसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, तो देखो यहाँ पे ना 3 पार्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है श्योरिटी, सेकेंड है प्रिंसिपल डेटर, थर्ड है क्रेडिटर। श्योरिटी कौन होता है? श्योरिटी वो पर्सन होता है जो गारंटी दे रहा होता है, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है? वो पर्सन होता है जिसके लिए गारंटी दी जा रही होती है, ठीक है। और क्रेडिटर वो होता है जिसको गारंटी देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गई 3 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन होती है या नहीं होती है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन होना उसमें बहुत ज़रूरी है। तो देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 127 है वो ये कहता है
कि यहाँ पे श्योरिटी को ना कोई भी मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडरेशन नहीं मिलती है, मतलब उसको पैसे नहीं मिलते हैं गारंटी देने के बदले, लेकिन हाँ उसके लिए जो कंसिडरेशन है ना, उसने प्रिंसिपल डेटर के लिए जो भी उसके अच्छे के लिए काम किया है ना, अगर उसकी गारंटी देने से प्रिंसिपल डेटर को कोई भी फ़ायदा होता है, कोई भी उसका अच्छा काम होता है ना, तो वो श्योरिटी के लिए एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी, एक सफिशिएंट कंसिडरेशन मानी जाती है कि श्योरिटी को हाँ उसकी वजह से किसी का अगर भला हो गया तो ये उसके लिए कंसिडरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही होगी, यहाँ पे श्योरिटी को मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडरेशन नहीं मिलती है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर आप इसे फीचर्स या एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, जो कि दिए गए हैं सेक्शन 126 के अंडर। तो इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि यहाँ पे कम से कम 3 पार्टीज़ होनी चाहिए। बिना 3 लोगों के मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कभी बन ही नहीं सकता, 3 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट श्योरिटी, सेकंड प्रिंसिपल डेटर, थर्ड है हमारा क्रेडिटर। ठीक है, अब सेकंड इसका फीचर है कि सबकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी को ज़बरदस्ती मार पीट के या धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जा रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि श्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी सारी टोटल इन्फॉर्मेशन है ना, वो श्योरिटी को पता होनी चाहिए। अगर आप श्योरिटी से छुपा के, डेटर या फिर क्रेडिटर कोई भी श्योरिटी से कोई बात छुपा के और फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, लेकिन ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्योरिटी की ऑब्लिगेशन तभी अराइज होगी जब प्रिंसिपल डेटर अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर देखो डेटर पैसे नहीं दे पाता है ना, तब श्योरिटी से पैसे लिए जाएंगे, तभी श्योरिटी पैसे देगा। अगर डेटर ने पैसे दे दिए हैं किसी को भी जिसको मतलब देने थे, तो फिर यहाँ पे श्योरिटी किसी को भी 1 रुपये भी नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी यहाँ पे हमेशा सेकेंडरी रहती है, प्राइमरी लाइबिलिटी हमेशा यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की रहती है। जैसे कि अगर आपने प्रिंसिपल डेटर को पैसे उधार में दिए थे, ठीक है, और अब आप चले जाते हो डायरेक्ट श्योरिटी के पास पैसे मांगने, आपने प्रिंसिपल डेटर से मांगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, प्राइमरी लाइबिलिटी हमेशा यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर की रहेगी। अगर प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं दे पाता है, ठीक है, तभी यहाँ पे श्योरिटी से पैसे लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि श्योरिटी तब तक फ्री रहता है अपनी ऑब्लिगेशन से जब तक प्रिंसिपल डेटर की ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती है। जैसे कि आपने प्रिंसिपल डेटर को मान लो 1 मंथ का टाइम दिया था कि आप 1 मंथ के बाद मेरे पैसे पे कर देना। ठीक है, तो उस 1 मंथ तक आप श्योरिटी को कुछ भी नहीं बोल सकते, श्योरिटी बिल्कुल फ्री है उस टाइम तक। अगर उस 1 महीने के बाद प्रिंसिपल डेटर आपको पेमेंट नहीं करता है, तब श्योरिटी की ऑब्लिगेशन अराइज होएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब ना क्रेडिटर कहता है कि मैं सिर्फ इस बंदे की गारंटी नहीं मानूंगा, आप ना किसी और को लेके आओ और वो भी अगर इसके साथ गारंटी देता है तभी मैं मानूंगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा अगर गारंटी दे देता है, जिसको क्रेडिटर कह रहा है बुलाने को, उसको नहीं बुलाया जाता है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। जब को श्योरिटी आके साथ में गारंटी देगा तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर वैलिड माना जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जैसे कभी कभी ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होना चाहिए, वो वॉइड रहता है, लेकिन फिर भी उसको वैलिड माना जाता है। तो वो कौन से केसेस होते हैं वो देखो। जैसे कि एक माइनर के केस में, माइनर के साथ आपको पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू से ही बिल्कुल वॉइड माना जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में अगर आपने किसी माइनर के लिए गारंटी दी है तो फिर वहाँ पे, क्योंकि जो माइनर है वो कभी भी डेट पे नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे आप शुरू से ही लाइबल हो जाते हैं उस पेमेंट को देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड हो जाता है। जैसे सपोज करो कोई माइनर है, उसने ना किसी पर्सन से 10,000 रुपये उधार लिए और आपने उस माइनर के लिए गारंटी दे दी कि हाँ अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है, तुम कोई टेंशन मत लो। तो वहाँ पे ना वो जो माइनर है वो कभी भी उस डेट को पे नहीं करेगा। वहाँ पे आप शुरू से ही बिल्कुल लायबल हो जाओगे उस पेमेंट को देने के लिए, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है और माइनर कभी भी लायबल नहीं होता है किसी भी लॉस के लिए, किसी भी डेट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका केस आता है जब
कंपनी का केस होता है। जैसे कि देखो, कंपनी आपको पता है आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो खुद से काम नहीं कर सकती है, तो कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, ठीक है। और मान लो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हाँ कंपनी 2 करोड़ का या 4 करोड़ तक का लोन ले सकती है, ठीक है। और अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बैंक जाते हैं और वहाँ से 10 करोड़ का लोन ले लेते हैं और कहते हैं हम पे कर देंगे अगर कंपनी को कोई भी लॉस होता है, कल को कंपनी पे नहीं कर पाती है। तो जो बैंकर्स हैं वो लोन दे देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात पे, ठीक है, कि उन्होंने गारंटी दी है। तो यहाँ पे कंपनी कभी भी लायबल नहीं रहेगी उस डेट को पूरा करने के लिए। अगर कंपनी चाहेगी तो कंपनी वो लोन पे करेगी, और अगर कंपनी नहीं चाहेगी तो वो बिल्कुल साफ मना कर देगी, क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम में तो लिखा हुआ है कि कंपनी 4 करोड़ तक का लोन ले सकती है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने ऊपर गारंटी लेके ना लोन ले लिया है, तो इसलिए वो उनकी जिम्मेदारी है लोन को पे करना। कंपनी यहाँ पे बिल्कुल भी लायबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन 2 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड मानी जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन करता है, जो कि ये बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि आपको मेरी वजह से या किसी और की वजह से कोई भी लॉस होता है तो मैं आपको उस लॉस से बचाऊंगा, इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टी है ए, कोई पार्टी है बी, ठीक है। तो बी का ना कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो ए बोलता है कि उस केस में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है तुम्हारी, उसके दौरान अगर आपको कोई भी डैमेजेस होता है, कोई भी नुकसान होता है या कोई भी सम पे करना पड़ता है तो वो मैं पे करूँगा आपके बदले। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी का। जैसे कि आपने कोई कार परचेज़ करी और उसका इंश्योरेंस करवा लिया। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि उस कार का कल का कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ भी डैमेजेस होते हैं उस कार को, तो वो सम वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं? यहाँ पे 2 पार्टीज़ होती हैं, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर वो पर्सन होता है जो प्रॉमिस कर रहा होता है कि मैं आपको लॉस से बचाऊंगा, और इंडेमनिटी होल्डर वो पर्सन होता है जिसको प्रॉमिस किया जा रहा होता है, ठीक है। अब आता है कि एक इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स होते हैं इंडेमनीफायर के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 125 में इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला राइट है कि उसको कोई भी डैमेज होता है तो वो इंडेमनीफायर से उसे क्लेम कर सकता है। जैसे कि अभी आपने वो कोर्ट वाला एग्जांपल देखा, उसमें अगर बी को प्रोसीडिंग्स के टाइम पे कोई भी डैमेज होता है तो वो इंडेमनीफायर से वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सेकंड है इसका कि कोई भी कॉस्ट उसको पे करना पड़ा हो इंडेमनिटी होल्डर को, ठीक है, तो वो सारी कॉस्ट इंडेमनीफायर से ले सकता है। जैसे कि आपकी कार का कोई भी एक्सीडेंट हो गया तो उसमें आपका जो भी आपको सम पे करना पड़ा, किसी और पार्टी को नुकसान हो गया और आपने उसको कुछ पैसे दिए, या फिर आपकी कार की वो रिपेयरिंग में कुछ पैसे दिए, तो वो सारे आप कॉस्ट जो है वो इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकते हो। थर्ड है कि आपको अदर कोई भी सम पे करना पड़ा हो, ठीक है। जैसे कई बार कोर्ट में 2 पार्टीज़ के बीच में केस चल रहा होता है तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, आपस में कुछ पैसे ले दे के कि हाँ इतना नहीं इतने पैसे ले लो और इस केस को यहीं ख़त्म कर दो, ठीक है, अपने केस वापस ले लो। तो उस टाइम पे आपको जो भी सम पे करना पड़ा उस टाइप के भी आप सारे सम को क्लेम कर सकते हो इंडेमनीफायर से। ये और एक चीज़ और यार, आप लोग ना वीडियो देखते हो और देख के चले जाते हो। देखो, अगर आपकी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प होएगी, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। कमेंट कर सकते हो अगर